अगर कोई अपनी चैन की नींद उड़ाना चाहता है तो वो एक बार कर्ज ले ले, और एक बार जब कर्ज ले लिया तो फंस जाएगा। अगर आप किसी से दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो कहावत है ना कि या तो उसको पॉलिटिक्स में खड़ा करवा दो या फिर उसको किसी प्रकार से कर्जे में फंसवा दो। तो ये कर्जा एक तरह से इंसान के जीवन में उसका जी का जंजाल ही होता है। छोटा मोटा खर्चा अगर हो और वो चुक जाए टाइम पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही कर्जा आपको बेड़ियों की तरह बंधन में बांधना शुरू कर दे और आपके जीवन की सुख शांति चैन अमन सब कुछ छीनना शुरू कर दे और इनसिक्योरिटी पैदा कर दे, तो समझ लीजिए ये कर्जा आपके जीवन से इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। क्योंकि कर्ज तो आपने लिया है और वो चुकाना भी पड़ेगा, चाहे हंस के चुकाएं चाहे रो के चुकाएं। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो कर्जे में, जिसे कर्जा अगर वो लें तो कर्जे के बोझ के तले दबते ही जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। और यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कर्जा ऐसी ग्रह स्थिति अगर है आपकी कुंडली में तो आपको बहुत सोच समझ के लेना है कर्जा, और अगर कर्जा ले लिया है तो सिंसियरली उसे चुकाने की भी आपको कोशिशें करते रहनी है। कर्जा कब लिया इंसान के जीवन में जंजाल बन जाता है, और कर्जे को अगर चुकाना चाहते हैं तो किस तरह से चुकाएं, क्या इसके उपाय होंगे, क्या तरीके हैं, सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए, कहावत है कि जख्म जब भर जाए तो पता नहीं चलता। अगर वही जख्म आपके नासूर बन जाएं एक कर्ज की तरह तो जीवन समझ लीजिए दुखों के अलावा और कुछ नहीं होता। वही जख्म जो भरे ना, आपका दिमाग और दिल हमेशा उस पर अटका रहेगा कि यार मेरे पैर में चोट है, मेरे हाथ में चोट है और ये जख्म बहुत पुराना है। इसी तरीके से जख्म की तरह ही आपका कर्जा आपके जीवन से पीछा नहीं छोड़ता है। कर्जा होने के एस्ट्रोलॉजिकल कारण हैं, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी मैं सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर ये कर्जे को लेने से पहले 100 बार सोचना है, क्योंकि कर्जा लेना तो आसान है पर चुकाना मुश्किल। यानी कि ये एक तरह से ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक बार आप घुस तो गए तो बाहर निकलना अभिमन्यु की तरह आपके जीवन से शायद मुश्किल हो जाए। तो ये कर्जे को जितना ही आप अवॉइड करें उतना बढ़िया है। पर कई लोगों का जीवन तो कर्जे पर ही चलता है, क्योंकि कर्जा ही है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कर्जा लिया जाता है, पर कर्जा अगर आप अपनी सहूलियतों के हिसाब से लें, अपनी चॉइसेस के हिसाब से लें, अपनी सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए लें जो कि आपकी ख्वाहिशों से जुड़ी हुई है, तो कभी भी ऐसे कर्ज़ों के पीछे ना पड़ें। आजकल तो क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे हैं ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन 5 मिनट में लोन मिल रहा है। ये एक तरह से लुभावने ऑफर्स होते हैं। एक बार आप फंस गए तो फंस गए, फिर बाद में पेनल्टीज़ हैं, कहीं कुछ और है कहीं कुछ और है। एक बार कर्ज़ा आपके सिर पर आ गया और कर्जा ना चुका पाए तो उसी कर्जे को चुकाने के लिए आपको दूसरा कर्ज उठाना पड़ता है। फिर कर्ज दर्द कर्ज आपके लेयर बाय लेयर एक तरह से ये जीवन पर परेशानियां चढ़ती जाती हैं। जब इंसान के ऊपर कर्ज होता है तो वो चैन की रोटी नहीं खा पाता है, उसके गले से हलक से उसका खाना नहीं उतर पाता। उसके मन में हमेशा यही डर बना रहता है कि कल को कर्ज वाले मेरे दरवाजे पर तो नहीं आएंगे, कहीं मेरे ऊपर कोई पुलिस केस या किसी तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स तो नहीं होंगी, कहीं मेरे चेक बाउंस तो नहीं होंगे जिस वजह से मैं पंगे में पड़ जाऊं, कहीं मेरी फैमिली को कोई खतरा तो नहीं होगा। एक मान सम्मान और इज्जत उन लोगों का देखिए जिनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और वो चुका नहीं पाते हैं। उनके घर के बाहर लोग गाली गलौज करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उनको बेइज्जत करने के, जलील करने के कोई मौके नहीं छोड़ते हैं। तो क्या आप इस तरह के जंजाल में फंसना चाहते हैं? कोई नहीं चाहेगा कि अपने परिवार को इनसिक्योर करे, अपनी लाइफ को इनसिक्योर करे और जो मानसिक चैन की सुख शांति होनी चाहिए वो भी डिस्टर्ब रहे। रातों की नींद दो ही तरीके से उड़ती हैं, या तो किसी के प्यार के चक्कर में या फिर कर्ज के चक्कर में। अब कर्ज का चक्कर और प्यार का चक्कर दोनों के दोनों ही बुरे हैं, तो इन चक्करों से बचकर अपने जीवन को सुखमय बनाइए। कहते हैं ना कि 2 वक्त की रोटी अगर इंसान चैन से खा ले तो वही उसके लिए सबसे बड़ी है। अपनी ख्वाहिशों को मेंटेन करिए, और कर्ज के अगर देखिए लेते हैं वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जो आपको कर्ज में प्रॉब्लम दे देंगे, तो पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, कर्जे का अगर हम कुंडली से बात करें तो 6ठा भाव होता है कर्ज का और 12वां भाव होता है कर्ज का, यानी कि कर्ज, लॉसेस, नुकसान, इनकम। अब इसके साथ साथ ग्रहों की इसमें पार्टिसिपेशन आती है, इन्वॉल्वमेंट आती है, जिस वजह से वो कर्ज आपका शुभ तरीके से आपके जीवन में आया है। नहीं तो
अगर छठा 12वां घर खराब है, साथ में बृहस्पति और बुध भी खराब हैं और चंद्रमा कहीं से डिस्टर्ब है, चंद्रमा के भाव कहीं से मान लीजिए चौथा भाव खराब हो गया, या चंद्र केतु हो गए, चंद्र बुध हो गए, चंद्र शुक्र हो गए, चंद्रमा 8वें भाव में है, चंद्रमा 12वें भाव में है, चंद्रमा छठे भाव में है, ऐसे थोड़ी सी चंद्रमा की नेगेटिविटी आ जाती है। चंद्रमा के चौथे भाव में कोई भी इसका दुश्मन ग्रह आ गया, चंद्रमा कहीं ना कहीं से नेगेटिव हो जाते हैं। अब चंद्रमा ही आपका एक तरह से कैश मैनेजमेंट है। जब वो आप उन खर्चों को मैनेज ही नहीं कर पाओगे, तब आप कर्ज के लिए क्या चुकाओगे? तो यहीं से ही ये पेंडेंसी बननी शुरू हो जाती है। अब हमने इन ग्रहों को भी शुभ करने, इनके भी उपाय बताऊंगा। अगर आपकी जीवन में देखिए लक्षण क्या होते हैं, अगर आप अपने कर्ज़ों को सिंसियरली चुका लेते हैं और आपको पता है कि जितनी चादर है मैं उतना ही पैर पसारूं, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास प्लान बी भी होना चाहिए ताकि मैं इस कर्ज़ को चुका सकूं। अब कई लोगों के पास क्या होता है, लोग करोड़ों का कर्जा ले लेते हैं पर उनके पास उस तरह की संपत्ति नहीं है, उस तरह के चीज़ें नहीं है कि कल को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो करोड़ रुपया मैं कैसे चुकाऊं। तो लास्ट मोमेंट पे आकर बचता क्या है उनके पास? उनका घर बचता है या फिर उनका जो घर में सोना वगैरह होता है वो। पर इतना ध्यान रखिए, जब तक आप सुखी संपन्न हैं सभी रिश्तेदार और सभी जानने वाले आपके साथ होंगे, पर जब जहाज डूबने वाला होता है तो कहते हैं ना, चूहे सबसे पहले उसे छोड़ के भागते हैं। इसी तरीके से आपके जो साथी हैं, आपके जो अपने हैं, वही आपका साथ छोड़ देंगे, आपके रिश्तेदार तक आपसे मुंह फेर लेंगे। जब आप घर में फंक्शन करते हो, कुछ पार्टी करते हो तो हज़ारों लोग आ जाएंगे, पर ऐसे मुश्किल समय में कोई खड़ा नहीं होगा। इसीलिए आप ही हो वन मैन आर्मी जो अपनी जीवन को या तो खुशियों की ओर मोड़ सकते हो या दुखों की ओर आप ढकेल सकते हो। तो ये चीज़ें आपने ही सोचनी है। अब जब भी राहु पहले भाव में होता है तो इंसान कई बार जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेता है जो कि उसके ऊपर वित्तीय प्रॉब्लम लेकर आ जाते हैं। कई बार बुध मान लीजिए 11वें घर में है या 12वें घर में है, तब इस केस में भी इंसान फाइनेंशियली ट्रबल में आता है, और ख़ासकर ऐसे मौक़ों पर कई बार आपने देखा होगा लोग पैसा ले जाते हैं, इंसान किसी की श्योरिटी ले लेता है, उसमें भी फंस जाता है। शनि और शुक्र का आपस में कहीं से दृष्टि संबंध हो, शनि शुक्र आपस में मेल खाते हो, या राहु दूसरे घर में हो, या बुध 12वें घर में हो, तब इंसान ऐसे ही किसी की श्योरिटी में फंस जाता है। बृहस्पति 8वें घर में हो या बृहस्पति 10वें घर में हो, तब इस केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बगुला भगत के कारण दूसरों के जलजाल में फंस जाता है, दूसरों के जाल में फंस जाता है, जो कि फाइनेंशियल ट्रैप होते हैं, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के हों चाहे आपके जानने वालों के हों। चलिए अब इन देखिए परेशानियों में अगर आप उलझ चुके हो तो प्रैक्टिकली सोचिए। अब पैसा आसमान से तो बरसेगा नहीं, आप नहीं चुकाना है, और वो कैसे चुकाना है वो आप सोचिए। कुछ बेचने की ज़रूरत पड़ती है तो बेच मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा बना लोगे, क्योंकि आप इतने सक्षम हो। अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को सक्षम समझिए। सबसे पहले ये जो कहते हैं ना गले में फांस अटक गई है कि हड्डी जो ना अब नीचे उतर रही है ना बाहर निकल रही है, इस तरह से अपने जीवन को मत बनाइए। ये जो पैसा है चुकाने के लिए कुछ एसेट्स हैं, कुछ बॉन्ड्स हैं, कुछ ज़मीन है, कुछ सोना है, सब बेच मारिए, पर अपने आप को फ्री करिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए अब हम उपाय समझते हैं कि उपाय क्या क्या हैं। देखिए अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो नारियल के खोपरे वाली उपाय की वीडियो थी। आप लोगों का इतना प्यार मिला कि आज वो वीडियो 1 मिलियन से भी पार जा चुकी है, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख से भी ऊपर लोगों ने उसको देखा और काफ़ी सराहा है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक नारियल का खोपरा लीजिए, उसको ऊपर से काटिए, उसके अंदर पंजीरी भरिए और इस खोपरे को ले जाके पीपल के नीचे अमावस्या हर महीने जाकर वहाँ पर रख कर आइए ताकि इसे चींटियाँ खा सकें। अब दूसरा उपाय होता है बृहस्पति चंद्र इन दोनों को शुभ करना। इसको शुभ करने का तरीका ये होता है कि आप घोड़ा तलाशिए, घोड़ा या घोड़ी, उसको चने की दाल 1 मुट्ठी आप देते रहिए, चाहे सोमवार दीजिए, चाहे गुरुवार दीजिए, चाहे शनिवार दीजिए। अगर नहीं है तो उस घोड़े का जो सामान होता है जिसके अंदर उसका राशन होता है उसके अंदर डालते रहिए, और चाहे तो घोड़े वाले को उसको आप मना लीजिए, किसी तरीके से आपका काम होता रहे, ये काम करते रहिए। अब एक उपाय जो मेरे दादाजी करवाया करते थे, और ये ऐसा उपाय है कि आप लोगों को बहुत सी मुसीबतों से राहत दे देगा, क्योंकि पुराने समय के कराए गए उपाय और पुराने समय के उपाय इतने आजमाए हुए होते थे जिनसे इंसान बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल आया था। मेरे दादाजी के तो बड़े बड़े कारनामे हैं, उन्होंने तो हाथी तक गिफ्ट करवाए हैं, यानी कि दान करवाए हैं। पहले समय में हुआ करते थे, कोई बड़े साहूकार हुआ करते थे, उनके थ्रू किन्हीं साधुओं को उन्होंने हाथी
दान करवाए थे। कुछ ग्रहों का उपाय होता होगा उस समय का, ये राहु का उपाय है और भी बाकी चीज़ें थी, ऐसे ऐसे जानवरों का, गाय का, क्योंकि पहले समय में ये चीज़ें हुआ करती थी। पर आजकल के समय में देश काल और परिस्थिति बदल चुकी है, तो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई हैं, मिनिमाइज़ हो गई हैं। आजकल के समय में मैं आपको कहूँ हाथी दान करो, आपके तो हाथ पैर फूल जाएंगे, नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से जब भी आपको लगे कि इस तरह से आप गाय की सेवा कर सकते हो, गाय को कुछ ना कुछ दे सकते हो, तो अपने घर में जो आप खाना खाते हो अपनी थाली में से सबसे पहले एक रोटी के 3 टुकड़े कर लीजिए, कुत्ते, गाय और कौवे की। और ये घर की महिला भी दे सकती हैं, घर के पुरुष भी दे सकते हैं। ये गौ ग्रास, ये 3 जो ग्रास दिए जाते हैं कुत्ते, कौवे और गाय को, ये करते रहिए, धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अब वो शनिवार वाला उपाय है जो मेरे दादाजी करवाया करते थे। वो उपाय ये है, दीपक लीजिए, दीपक बनाना है आपको आटे से, उसमें डालनी है थोड़ी सी हल्दी, इसको पीला कर लीजिए। पीला करने के बाद इसमें सरसों का तेल डालकर आप दिए की बाती जो होती है, नॉर्मल जो कॉटन की बाती होती है, ये बाती आप इसमें डालकर इस दीपक को शनिवार के शनिवार पीपल के नीचे शाम के समय आपको प्रज्वलित करना है। इसके पीछे लॉजिक है कि हाँ, माँ लक्ष्मी इस समय पर शनिवार के दिन यहाँ पर स्वयं विष्णु जी से मिलने आती हैं, जो कि पीपल पर वास करते हैं। क्योंकि संडे का दिन यहाँ पर दरिद्रता वास करती है, इसलिए संडे के दिन पीपल को हाथ भी नहीं लगाया जाता है। बाकी हमने अपने धर्म की बहुत सी बातें हैं जो मैं अपनी वीडियो पोस्ट में भी बताता रहता हूँ। अब देखिए, शनि को लेके बहुत से लोग ना डरते भी हैं, बहुत से लोग घबरा जाते हैं, और बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो शनि के नाम पर ही धंधा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, शनिदेव के कुछ नियम कानून है, अगर हमने वो फॉलो कर लिए तो बहुत से लोग तो ज़मीन से आसमान तक पहुँचे हैं। आप भी पहुँच सकते हो, आपके अंदर भी वो चीज़ें हैं, बस हमें पहचाननी होती हैं शनि के स्वभाव को। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए रिपोर्ट फॉर्म में लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आप अपने शनि के स्वभाव को पहचान लीजिए। अच्छा है कि बुरा है तो क्या आपको करना है, ढैया, शनि, साढ़े सती, दशा, पनौती, ये सब की जानकारियाँ, पाया, ये आपको पता होना चाहिए। एक एक स्पेसिफिक चीज़ों की अगर आप जानकारी रख लोगे तो आप उनसे संबंधित बहुत से परेशानियों से बचे रहोगे। आपको बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। मुश्किल से 8-10 पेज की रिपोर्ट होगी, जिसके अंदर आपकी पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन होगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। कुछ दिनों में आने वाली है, क्योंकि वो हैंड रिटन होगी, सारी हाथ से ही की जाएगी, तो उसमें इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपकी कुंडली के अनुसार स्पेसिफिक होगी। साढ़े सती क्या है, ढैया क्या है, इसमें आपको करना क्या है, आपके शनि के स्वभाव क्या है, क्या वो शुभ हैं, क्या वो अशुभ हैं। जब यही नहीं पता तो हम तरह तरह के उपाय करते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लगना होता है सिर्फ 1 या 2 ही उपाय, आप वही जान लें तो बस समझ लीजिए, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, और आपको वही सहारा मिल जाएगा। कर रहे हैं काम, आ जाएगा जल्दी से। इस पर भी आप लोगों के लिए फिर इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हाँ, आप बुकिंग करवा लीजिए, आपकी रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी, आप अपने उपाय शुरू करिए, जो परेशानियाँ निकल आओगे। और इसके साथ साथ जो स्टील का छल्ला अगर पहन सकते हैं, क्योंकि देखिए, बुध जब गड़बड़ होगा तब इंसान वित्तीय मामलों में मार खाता है। बुध को सही करने के लिए स्टील का छल्ला होता है, एक मामूली सा छल्ला, पर इसको मामूली मत समझिए, ये मामूली नहीं है। कोई भी इसको पहन सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो घर की महिला है, चाहे वो काम करने वाला कोई व्यक्ति है, जिसको भी लगता है बुध कमज़ोर है, ज़ुबान काम नहीं करती है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ, अपने दिमाग को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, चुस्ती चालाकी नहीं है, पहन के रखिए छोटी उंगली में। छोटी उंगली में पहनिए, चाहे लेफ्ट में पहनिए, चाहे राइट में पहनिए। तरीका यही है, एक छल्ले को पहले जल प्रवाह कर दीजिए या मंदिर में चढ़ा दीजिए और उसी दिन दूसरा पहन लीजिए। गंगा जल या दूध से धो के पहनना है, बुधवार या शनिवार के दिन पहनना है। सिंपल सा तरीका है, पहन के रखिए। और ये छल्ले, जैसा कि मेरी वीडियो पहले आ चुकी है, उसमें देख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है। कट वाले छल्ले नहीं चलते हैं और जॉइंट वाला छल्ला नहीं चलता है, ये स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप मेरी कैटलॉग में भी देख सकते हो, अवेलेबल हैं, और मंगा सकते हो और पहनो। समय समय पे अपने घर में आप दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के इसका छिड़काव करिए, या तो हल्दी मिला लीजिए या केसर मिला लीजिए। अब इसको छिड़काव करने के बाद जो बचेगा, जो तरल बचा, जो भी ये आप सामग्री आपने घर में छिड़काव की, उसका तिलक लगाइए, माथे पे लगाइए, अपने कंठ पे लगाइए, अपनी नाभि पे लगाइए, और कानों पर या तो आगे लगा लीजिए या पीछे लगा लीजिए, इतना ज़रूरी है। बाकी देखिए, यही कुछ चीज़ें मैनेजमेंट भी हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ उपाय नहीं करते हैं, कुछ खुद की भी प्रवृत्तियों को हमें कंट्रोल करना है। अगर हम फालतू के लोन नहीं लेंगे, अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, तो हम कभी भी फंसेंगे नहीं। 2 नाव में कभी भी इंसान पैर रखकर पार नहीं लगा है।
जो स्लो एंड स्टडी चीज़ों को समझकर आगे अपने डिसीजन लेता है वही कामयाब होते हैं। और ये डिसीजंस कामयाब रहें आपके, इसके लिए ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप करते रहिए। बाकी मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।